नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन सीमा पर सेना की आवाजाही होगी और बेहतर। शुक्रवार को जोशीमठ में नए पुल का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेसियों में छिड़ेरार। एक सीट पर हरदा और हरक समेत सामने आ रहे कई हकदार। हाईकमान के लिए मुश्किल हुई रहा। उद्यान विभाग घोटाले में अब होगी सीबीआई जांच। घोटाले में उजागर हो सकते हैं कई और नाम। कई नेता और अधिकारियों में मचा हड़कंप। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड के मदरसों में भी चलेगा सफाई अभियान, तो कांग्रेस भी राज्य भर में कराएगी सुंदरकांड का पाठ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारी, सहप्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर विनय रोहेला को प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर पुष्कर सिंह काला को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि सुरेश भट्ट को अल्मोड़ा लोकसभा सीट, बलवंत सिंह भौरियाल को नैनीताल लोकसभा सीट और कुलदीप कुमार को हरिद्वार सीट के लिए प्रभारी बनाया गया है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कल संगठन ने कुछ नियुक्तियां की हैं, जिसमें पांचों की पांचों जो हमारी लोकसभा है उसमें प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक बनाए गए हैं। तमाम जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो हमारे कुछ राज्य मंत्री हैं, उनको इस काम पे लगाया गया है। और 5 की 5 लोकसभा सीट पे जिस प्रकार से हमने अभी पिछले 6 माह में कार्यक्रम किए हैं, बूथ के सशक्तिकरण को लेके, बूथ में पन्ना प्रमुख की टोली बनाने को लेकर के, बूथ कमेटी बनाने को लेकर के, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग भी वो विधानसभा वाइज करने वाले, मंडल वाइज करने वाले। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और लोकसभा की 5 सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी कौन कौन होंगे भले ही अभी सामने नहीं आया हो, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बनी हुई है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट से दिग्गज नेता हरीश रावत की सक्रियता के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेता भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की बारी, टिकट को लेकर पेश होने लगी दावेदारी। हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर छिड़ी रार। कांग्रेस से कर रहे हाईकमान के फैसले का इंतजार। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर राजनीतिक दलों ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अपनी अपनी दावेदारी को लेकर रार छिड़ी हुई है। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस में हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर देखने को मिल रहा है। दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कई दिग्गज अपनी ताल ठोक रहे हैं और इन दिग्गजों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सबसे आगे हैं। फिर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और फिर हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की सक्रियता भी हरिद्वार में बढ़ने लगी है। लोकसभा चुनाव में हरीश रावत की निगाहें हरिद्वार लोकसभा सीट पर पहले से टिकी हुई है, मगर जब से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने का शिगुफा छेड़ा है, तब से कांग्रेस की सियासत में हलचल है। हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीत कर जरूर आऊंगा। मैंने पार्टी से कहा कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूँ। अगर पार्टी लड़ाती है तो लड़ाएगी तो अच्छा है, और नहीं लड़ाती, किसी को लड़ाएंगे तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। हरिद्वार से तो हरीश रावत के बेटे भी अब तैयारी करने लगे हैं, वो भी सबको अधिकार है, लोकतंत्र, यही तो अच्छा है कि अब अगर देखो सुनो, अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसको पार्टी मजबूत हो रही है। वहीं जब ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछा गया कि हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा फिर से जताई है, तो उन्होंने नो कमेंट्स कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया और फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। नो कमेंट, क्योंकि कौन कहां से लड़ेगा इसका निर्णय मैं नहीं करता, इसका निर्णय प्रदेश कांग्रेस करती है। हरिद्वार सीट को लेकर जिस तरह की राजनीति कांग्रेस में देखने को मिल रही है, ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से हरिद्वार सबसे हॉट सीट बनती नजर आ रही है। अब कांग्रेस के दिग्गज हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि इस लोकप्रिय सीट पर कांग्रेस आला कमान चुनावी मैदान में अपने मजबूत दावेदार को उतारने के लिए किस तरीके से समीकरण बनाती है।
उत्तराखंड कांग्रेस में भी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हल्द्वानी में कांग्रेस स्वराज आश्रम में नैनीताल लोकसभा सीट के समन्वयक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को सुझाव उनसे लिए हैं। लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुजवाल ने बताया कि कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी है। बैठकों में चुनाव तक के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। कुंजवाल जी को नैनीताल लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और दिल्ली में उनको बनाया गया था सारे कोऑर्डिनेटर्स को, और वहाँ पे वॉर रूम में पूरी तैयारी के साथ किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी और हर 10 बूथ पे एक मंडलम बनाया गया और उस पर एक प्रभारी भी देना है ताकि 2 लोग 10 बूथ की जिम्मेदारी लेके मॉनिटरिंग भी करें। देखिए, हम जो हमारा संगठन है उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहाँ पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, किस तरह से होती है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को कराने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका लगने के बाद अब उद्यान घोटाले को अंजाम देने वाले लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कुछ नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट से उद्यान विभाग में हुए घोटाले पर सरकार को लगे झटके के बाद अब उद्यान विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर उन लोगों में जो घोटाले में किसी न किसी रूप से शामिल थे। दरअसल इस मामले में सीबीआई जांच रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी, मगर अब याचिका खारिज होने के बाद कई अधिकारी और नेताओं के नाम भी इस घोटाले में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सवालों के घेरे में उद्यान मंत्री गणेश जोशी और रानीखेत से भाजपा विधायक के भाई भी खड़े हुए हैं। लोग उसकी जांच को रुकवाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। इससे ये साफ हो गया है कि जो वर्तमान में उद्यान मंत्री हैं और जिन नेताओं के नाम माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के क्रम में किए हैं, वे लोग पूर्णतः इस घोटाले में संलिप्त हैं और उन्हीं को बचाने के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है जद्दोजहद करती रही। अब चूँकि उद्यान मंत्री जी का चेहरा भी सबके सामने आ गया है और जनता जान चुकी है कि पूरे तरीके से जो भ्रष्टाचार है उसको अकेले बवेजा ने नहीं, बल्कि उद्यान मंत्री जैसे लोगों ने और रानीखेत से जिन नेताओं के नाम आए हैं उनके परिवार वालों ने और उन्होंने स्वयं मिलकर जो है अंजाम दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी इन सभी लोगों से नैतिकता के नाते इस्तीफा लें। सरकार भी घबराहट में है और मंत्री जी तो घबराहट में ही हैं, क्योंकि इसलिए घबराहट में है कि सारा भ्रष्टाचार माननीय मंत्री जी के संरक्षण में हुआ और मंत्री जी के इशारे पर हुआ है। और अब इसका जवाब देना चाहिए उनको कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, नैतिकता कहती है कि माननीय मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी विचार करना चाहिए, पार्टी संगठन को भी विचार करना चाहिए कि जिस मंत्री के कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ हो, जिस मंत्री के संरक्षण में घोटाला हुआ हो, अगर उस मंत्री को ही पार्टी बचाने का काम करती है तो इससे लगता है कि भाजपा भ्रष्टाचार की पोषक रही है। उद्यान विभाग में हुए घोटाले के आरोपों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े घोटाले की भनक आखिर विभागीय मंत्री को क्यों नहीं लगी। विभागीय मंत्री के अधिकारी उनकी नाक के नीचे घोटाले का खेल खेलते रहे और क्या मंत्री जी सोते रहे। हालांकि अब मंत्री जी कह रहे हैं कि जब मामले की सीबीआई जांच होगी तो जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी है। एसआईटी को जांच दी और एसआईटी ने माननीय उच्च न्यायालय से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश मांगे कि हम इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। हमें आदेशित की गया क्योंकि कोर्ट के उसमें देखरेख में मामला चल रहा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा। तो हम तो सिर्फ इसलिए कि हमारी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें एसआईटी ने चाहे नकल घोटाला हो, चाहे एनएस घोटाला हो, चाहे समाज कल्याण घोटाला हो, हर घोटाले में 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है, किसी को छोड़ा नहीं है। तो हमारी एजेंसी पे प्रश्न उठ रहा था, ठीक है। बाकी
सरकार जांच को तैयार है। जो दोषी होगा, जितना बड़े व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय का जो मान्य है, इसलिए सरकार वहां गई थी। उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी, जिसके बाद जांच शुरू होगी। ऐसे में सीबीआई जांच होने से कई सफेदपोश नेता और घोटाले को अंजाम देने वाले अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। खैर, देखना यही होगा कि जांच के बाद आखिर किस किस का नाम इस घोटाले में सामने आता है। राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 14वें लकी ड्रॉ की घोषणा की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऑनलाइन माध्यम से दिसंबर 2023 में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के तहत 1500 पुरस्कार दिए गए। इसके साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत अब तक लगभग 72,969 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। जिस तरह से योजना आगे बढ़ रही है, कितना अवेयर लोग हो रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, आज जो हमने लकी ड्रॉ निकाला है 14वां था। वही हमारी जो प्रक्रिया थी, 1500 लोगों को इसमें इनाम मिलेगा। यानी कि हम वो राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हमने इसे मार्च 2024 तक बढ़ाया है, और जिसका मेगा लकी ड्रॉ भी फिर हम लोग लास्ट में निकालेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने पर उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग प्रदेश भर में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करेंगी। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन महिला कांग्रेस देवभूमि में जश्न मनाएगी। राज्य के मंदिरों में भी भजन कीर्तन के साथ साथ भगवान राम का स्वागत किया जाएगा। क्योंकि उस दिन रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम लोगों को लगा कि इस खुशी में हमको भी शामिल होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो हमारी महिला कांग्रेस की टीम है, वो हर जगह मंदिरों में और हम लोग यहाँ पीसीसी में सुंदरकांड करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे। क्योंकि भगवान राम सबके हैं, वो हमारे भी हैं। और हम लोगों को लगता है कि हमको उनके प्राण प्रतिष्ठा में इसका सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए, हमें कीर्तन भजन करना चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड के मदरसों में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न दिखाई देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में मौजूद मदरसों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि स्वच्छता अभियान के साथ ही मदरसों के छात्रों को भगवान श्री राम की जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि शमून कासमी ने मुस्लिम समाज से राम मंदिर का स्वागत करने की अपील की है। नहीं, हमारे मदरसे सफाई सुथराई के अभियान से जुड़े हैं और मदरसों में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी से रिलेटेड हमने जो लोगों को दिशा निर्देश दिया है, तो बताया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कौन थे, क्या उनके आदर्श थे। वो एक राजा का बेटा होते हुए उन्होंने जो है ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट को छोड़ करके जंगलों में चले गए। और उनका जो जीवन है, मैं समझता हूं कि सारे देश के सामने आना चाहिए और मदरसों के लोगों को भी हम इससे परिचित करा रहे हैं। वहीं लोहाघाट पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रसिद्ध रिसरेश्वर महादेव मंदिर में श्रमदान किया है। साथ ही बाइक रैली के जरिए लोगों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते पूरे देश में खुशी का माहौल है। ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 22 जनवरी को जो 500 वर्षों से जो हमारी आस्था का केंद्र था भगवान श्री राम का मंदिर, वो उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और माननीय मोदी जी ने एक आह्वान पूरे देश को किया है कि जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनकी 22 तारीख तक स्वच्छता और सफाई अभियान पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। उसी की निमित्त आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूं और यहाँ पर अभी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है। वहीं देहरादून नगर निगम का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अनुभाग अब लंच टाइम में भी नहीं बंद होगा। जी हां, कर्मचारी 2 शिफ्ट में लंच के लिए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य अनुभाग के जरिए पत्र जारी कर दिया गया है और इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि लंच टाइम को लेकर शिकायतें आ रही थी, अब उनका संज्ञान लिया गया है और इस पर कदम भी उठाया गया है। देखिए, ऐसा यद्यपि हमारे काम समय से ही चलता है, परंतु
अक्सर जो है हमारे पास जो आम जन है वो शिकायत लेके आते थे कि लंच टाइम पे जो है काफ़ी देर तक जो है पटल बंद होने के कारण लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं व्यक्ति जिनके जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको काफ़ी असुविधा हो रही है, जिस कारण से कई लोगों की कई बार ट्रेनें भी मिस हो जा रही थी। इसको लेते हुए जनहित में ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा जन्म मृत्यु वाला जो अनुभाग है, जो उसमें लंच टाइम है, उसमें भी हमारे कार्य होंगे और उसमें कार्य इस तरीके से किया जाएगा कि आधे लोगों को एक शिफ्ट में आधे घंटे की शिफ्ट में जो है कि अपना लंच ब्रेक लेके उसको जो है कार्य को चालू रखेंगे। उधर लोहाघाट में नाराज किसान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस कृषि वैज्ञानिक को कृषि विज्ञान केंद्र का प्रभारी बनाया गया है वो किसानों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। कृषि संबंधित समस्या के समाधान के लिए जब किसान केंद्र जाते हैं तो दफ्तर से वो गायब रहते हैं। ऐसे में किसान अब मांग कर रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रभारी है उन्हें हटा दिया जाए और विज्ञान केंद्र को विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में शामिल किया जाए। हमसे अभी तक कुछ नहीं मिला। हम अपने पैसे खर्च करके गए, हम 20-25 हज़ार रुपये यहाँ से देहरादून गए। वहाँ पर हमने बात भी रखी थी कृषि मंत्री से, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लेटर खाली साइन किए। उसके बाद जो हमें रिसीविंग लेटर देके थमा दिया हमें सीधा, फिर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ आए, फिर हमने डीएम साहब को भी दिया चंपावत में। उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस मामले के बारे में हमें कोई वो मत करो। तो यहाँ केवीके आज तक पता नहीं है कि किसानों को कि केवीके भी है करके। केवीके में जो सुविधा देनी चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पा रही है। और हमारे यहाँ के किसान मतलब 30 साल से केवीके चल रहा है, तो हमारे इलाके में पता नहीं है कि केवीके क्या है। वहीं रुड़की में आरटीओ ने सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया है। अभियान के तहत सड़क पर उतरी एआरटीओ ने बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों को फूल देकर जागरूक किया। वहीं नियमों का पालन करने वालों को चॉकलेट देकर सम्मानित भी किया गया है। एआरटीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत एक शॉर्ट फिल्म दिखाकर लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और जिसके तहत हम विभिन्न तरीके से अपनी जनता को जागरूक कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति। और उसी के तहत आज हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। जिस बस में हम बैठे हैं ये एक मतलब अवेयरनेस वैन है और इसके अंदर हम आप पीछे देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है, जिसमें हम लोगों को जो नियम तोड़ रहे हैं उनको बिठा के काउंसलिंग के तौर पे कुछ वीडियोस दिखाते हैं ताकि वो एक्सीडेंट्स के प्रति सेंसिटाइज हो सके और नियमों का पालन करें। वहीं पौड़ी में विकासखंड खिरसू निवासी दिव्यांग महिला ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। महिला ने जिलाधिकारी को ज्ञापन के जरिए बताया कि साल 2008 में उसकी शादी पोखरी गांव के एक युवक से हुई थी जो वर्तमान में होमगार्ड में तैनात है। महिला ने बताया कि उसके दिव्यांग होने के बाद उसके पति ने उसके 4 बच्चों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब उसके सामने रोजी रोटी का संकट भी मंडरा रहा है। वहीं जिलाधिकारी आशीष चौहान ने उसकी मदद का आश्वासन भी दिया है। मेरे साथ ये घटना घटी है। मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया है। 6-7 साल हो गए मुझे आईडी पर। मैं 4 साल से यहाँ पर रह रही हूँ अकेली। लोग बाज आते हैं क्योंकि लोग बाज आते हैं, हम अपने आदमी को फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, ना नंबर लगता है, ना कुछ। हमें धमकी दे रहा है वहाँ से कि यहाँ रहने की कोई जो है उसको हम नहीं पहचानते। संज्ञान में आए हैं और जो महिला ने वो गंभीर रूप से बीमार भी हैं, तो उनके इलाज को लेकर के भी मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। और सिमिलरली जो होमगार्ड इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो भी उनका पारिवारिक विवाद है उसमें भी हम कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालने के लिए भी प्रयास करेंगे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से। और जो भी एप्रोप्रिएट डिसीजन इसमें लिए जाने वो लिए जाएंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चीन सीमा पर सेना की आवाजाही होगी और बेहतर। शुक्रवार को जोशीमठ में नए पुल का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेसियों में छिड़ेरार। एक सीट पर हरदा और हरद समेत सामने आ रहे कई हकदार। हाईकमान के लिए मुश्किल हुई रहा। उद्यान विभाग घोटाले में अब होगी सीबीआई जांच। घोटाले में उजागर हो सकते हैं कई और नाम। कई नेता और अधिकारियों में मचा हड़कंप। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड के मदरसों में भी चलेगा सफाई अभियान, तो कांग्रेस भी राज्य भर में कराएगी सुंदरकांड का पाठ।